हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जेएसएस विद कॉमर्स एंड आप सभी का स्वागत है आपके जानदार बैच में। अभी हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है इंडियन इकोनॉमी का, ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी जो हमने लास्ट क्लास में अभी तक जो आपको पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स का पर्पस क्या था हमारे इंडिया में आने का, ब्रिटिश के आने से पहले हमारी इंडिया कैसी थी। फिर हमने पढ़ा कि हम इनकम की मदद से हम कैसे पहचाने कि हमारी इकोनॉमी कैसी है। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि एग्रीकल्चर हमारे स्टेगनेंट क्यों है, स्थिर क्यों है। जब ब्रिटिश आए थे तो ऐसा क्या हुआ था कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल क्या थी, स्टेगनेंट थी, बिल्कुल स्थिर थी। ठीक है, जिसमें हमने पहले पढ़ा था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। वो हमारे से कुछ पैसे लिया करते थे लगान के रूप में। कमर्शलाइजेशन उन्होंने क्या करा था कि वो पहले तो वो खाली क्रॉप्स अपने कंट्री में लेके जाते थे, अब धीरे धीरे वो क्या कर रहे थे, अब दूसरी कंट्री में इस क्रॉप्स को बेच भी रहे थे। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, इससे क्या हो रहा था कि सामान जो था हमारे पास ज़्यादा नहीं बन पा रहा था, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज कंट्री के अंदर नहीं थी। सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, हमारा जो पैसा जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी वो ज़्यादा नहीं थी, हमारे पास पैसा ज़्यादा नहीं था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, इसके बाद हमारा आ जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या फ़र्क पड़ा था जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे राज कर रहे थे। अभी जो हमने देखा था, हमने लास्ट क्लास में देखा था एग्रीकल्चर पे क्या फ़र्क पड़ा था। अगर आपने अभी तक वो हमारी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप चैनल में आप सबसे पहले क्लास फर्स्ट देखिए, डे फर्स्ट डे हमारी वीडियो थी। इसके बाद जाके आप सेकंड डे की वीडियो आप देखना, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा कि हमारी इंडिया ब्रिटिश के आने से पहले कैसी थी, उसके बाद कैसी हुई, और एग्रीकल्चर पे क्या फ़र्क पड़ा था। अब हम देखते हैं आज की जो हमारी सेकंड क्लास है, सेकंड डे क्लास है हमारी, आज हम उसमें देखेंगे कि हमारे इंडस्ट्रीज़ पे क्या फ़र्क पड़ा था जब हमारे पर ब्रिटिशर्स आए थे। ओके, आपसे कहता है इसके अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिक्लाइनिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जब ब्रिटिशर्स आए थे ना, तब से क्या हुआ था, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो सामान हाथों से बनता था उसकी धीरे धीरे वो इंडस्ट्रीज खत्म होती जा रही थी। क्योंकि जब वो आए थे ना ब्रिटिशर्स, अपने साथ मशीन्स लेके आए थे, उन्होंने हाथों से सामान बनाना बंद कर दिया, तो उन्होंने मशीनों से काम करवाना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि हाथों से बनाने में टाइम लगता था, मशीनों से जल्दी सामान बन जाया करता था, तो ब्रिटिशर को सामान जल्दी चाहिए था। ठीक है, आपसे कहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल पीस वाज अलाउड टू कम अप, द प्राइमरी मोटिव ऑफ द ब्रिटिश रूल। जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने हमारे इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी ना, वो धीरे धीरे ख़त्म कर दी थी। कैसे? मशीन्स लाकर। ठीक है, जो लोग अपने हाथों से काम करा करते थे, और जैसे कि मान लेते हैं आप और मैं हूँ, मैं अपने हाथों से कर रहा हूँ, एक स्वेटर बुन रहा हूँ। ठीक है, और आपने मुझे बोला है कि मेरे लिए एक स्वेटर बुनना है, और वो आपको तो स्वेटर बुनने में कम से कम 15-20 दिन तो लगते हैं, ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो आपको पहले 15-20 दिन वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको दूंगा मैं, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। किसी और के पास जाओगे, वो भी आपके 15-20 दिन ही लेगा स्वेटर बुनने में। बट जब ब्रिटिश आया था तो मशीन्स लेके आया था। अब जब पता चला मशीन से तो भाई एक दिन के अंदर स्वेटर बन जाता है, तो आप मुझे डिमांड नहीं दोगे। आप डिमांड किसको दोगे? ब्रिटिशर्स को दोगे, क्योंकि उनके पास मशीन्स हैं। आप उनको बोलोगे मुझे एक स्वेटर चाहिए, उनको आपको पता है वो अगले दिन आपको बनाकर दे देंगे, क्योंकि उनके पास मशीन्स हैं। तो धीरे धीरे लोग हैंडीक्राफ्ट से सामान कम परचेस कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट से सामान को बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। To get raw material from India at cheap rate to be used by upcoming modern industries in Britain। कहता वो क्या करते थे, टू गेट रॉ मटेरियल, इंडिया से कच्चा माल लिया करते थे, एंड उस सामान को ब्रिटिश के अंदर ले जाकर, ब्रिटेन के अंदर ले जाकर अपनी मशीनों से उसको सामान को बनाकर दोबारा से इंडिया में लाकर इंडिया वालों को बेच दिया करते थे। आया समझ? क्या करते थे, इंडिया वाले से मान लेते, कॉटन लेते थे, कच्चे मतलब कि रॉ मटेरियल जो होता है ना, रॉ मटेरियल, कॉटन का रॉ मटेरियल अपने ब्रिटेन में ले जाकर, ब्रिटेन में बहुत सारी मशीन्स हुआ करती थी, उससे क्या करते थे, जल्दी कपड़े बनाकर इंडिया में लाते थे, और इंडिया के लोगों को क्या करते थे, वो बेच दिया करते थे, या दूसरी कंट्री में क्या करते थे, उसको बेच दिया करते थे। तो धीरे धीरे लोग अब सामान किससे खरीदना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने? ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन वाले कर रहे थे सामान को थोड़ा जल्दी बना कर दे रहे थे। इंडिया वाले हाथ से सामान बनाते थे, क्योंकि इंडिया के पास मशीन्स नहीं थी।
कहते हैं टू सेल फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री इन द इंडियन मार्केट हाई प्राइसेस। वो क्या करते थे, वो अब जस्ट आपको बताया, हमारे इंडिया से कॉटन रॉ मटेरियल अपनी कंट्री ब्रिटेन में ले जाकर उसको फिनिश गुड्स पे मशीनों के द्वारा बनाते थे एंड फाइनली फिर उस सामान को इंडिया में लाकर बेच दिया करते थे। जैसे कॉटन इंडिया से ब्रिटेन में लेके गए, उस कॉटन को मशीन के अंदर डाला, उससे एक मान लेते हैं टी शर्ट बनाई या शर्ट बनाई, उस शर्ट को इंडिया में लाकर उन्हीं को बेच दिया करते थे इंडिया वाले लोगों को, वो भी बड़े बड़े दामों पर उनको बेच दिया करते थे। नेक्स्ट आपका आ जाता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। Decline of handicraft in the following ways: high level of unemployment. The decline of Indian handicraft resulted in unemployment on a mass scale. The increased the burden of population on village and overcrowding in agriculture. कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता था कि हाई स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थी, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। क्यों? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही थी। अब तो उसका सारा का सारा काम मशीनों द्वारा और तो मशीनों से सामान जल्दी बन जाया करता था, तो लोगों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सारा काम तो मशीनों का करना था। बस आप क्या करते थे, मशीन के अंदर कॉटन डाल दिया करते थे, वो क्या करते थे, आपको शर्ट बनाकर दे दिया करती थी। ठीक है, तो इसमें क्या था कि बहुत जल्दी क्या बढ़ता जा रहा था, आपका अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी लोगों की जॉब जाती जा रही थी। जैसे ब्रिटिश आया था, अपने साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लेके आया था, मशीन्स लेके आया था, और धीरे धीरे हमारे इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट से उनको हटाता जा रहा था। हाथों से काम, जो हाथों से बनी हुई चीज़ लोग कम खरीदा करते थे, ज़्यादातर लोग मशीन से बनी हुई खरीदते थे, क्योंकि वो जल्दी बन जाया करती थी। कहता है इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। The Indian made goods could not withstand the foreign competition of machine made cheap goods. It resulted in new demand in the Indian consumer market, which was not fulfilled through locally made goods. Rather, this demand was profitably by increasing import of manufactured goods from Britain. कह रहा है कि अब क्या हुआ कि अब इम्पोर्ट ऑफ द फिनिश गुड्स, बहुत सारा सामान क्या करा गया, फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट करा गया था ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, अब हुआ क्या, अब जब क्या हो रहा था, अब जब इंडिया क्या कर रही थी, दूसरी कंट्री से पहले करती थी, पहले दूसरी कंट्री के लिए स्वेटर मान लेते, स्वेटर को करती थी, बुना करती थी, मतलब कि हाथों से बनाया करती थी, और दूसरी कंट्री में बेच दिया करती थी। 15-20 दिन के अंदर स्वेटर बुनने में टाइम लगता है। बट जब दूसरी कंट्री उसको पता चला कि भाई ये तो ब्रिटिश बड़ी जल्दी सामान को बना रहा है, एक दिन के अंदर स्वेटर बना के दे रहा है, तो हर लोगों ने, हर कंट्रीज ने अगर इंडिया से सामान खरीदना बंद कर दिया। किससे सामान खरीदे थे? ब्रिटिश सामान को खरीदा कर रहे थे। तो इसमें कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इफेक्ट ये पड़ा था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, कि उसने करा था कि हमारी जो इंडियन की इकनॉमी थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा करा था, प्रभाव पड़ा था, क्योंकि हमारे से कोई लोग भी सामान अब नहीं खरीदता था। सब लोग सामान किससे खरीदा करते थे? ब्रिटिशर्स से खरीदा करते थे, क्योंकि वो करते थे सामान को थोड़ा जल्दी बना दिया करते थे। वही लिखा है कि इंडिया मेड गुड्स कुड नॉट विद स्टैंड, अपना सामान इंडिया दूसरी कंट्री में नहीं बेच सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी सस्ता सामान कौन बेच रहा है? यूएस बेच रही है। और यूएस के पास सामान आया कहाँ से? हमारी जो, सॉरी यूएस कह रहे हैं, ब्रिटेन के पास इंडिया से ले जाकर अपने कंट्री के अंदर उसको बनाया करती थी, फिर दूसरी कंट्री के अंदर बेच दिया करती थी। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा अभी तक, कि हमने अभी तक ये पढ़ा कि इंडस्ट्रीज पे क्या फ़र्क पड़ता है जब हमारे कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स आए थे। तो पहला फ़र्क ये पड़ा कि धीरे धीरे करके इंडस्ट्रीज खत्म होती जा रही थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही थी, क्योंकि लोग अब मशीनों पर निर्भर हो गए थे। दूसरा क्या इफेक्ट पड़ा था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पे? पहला फ़र्क ये पड़ा था कि धीरे धीरे करके अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी, लोगों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, लोगों के पास जॉब अब नहीं थी। सेकंड हमने देखा कि इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, यहाँ पर क्या हो रहा था, सामान आपका फिनिश गुड्स जो था, सामान जो बन के जो तैयार हो जाता है, वो सामान कहाँ बना करता था? ब्रिटेन के अंदर। इंडिया में सामान वो बनता नहीं था, क्योंकि इंडिया से ऑलरेडी वो काट कर अपने कंट्री के अंदर ले जाया करते थे, और अपने कंट्री के अंदर जाके उसको बनाकर दूसरी कंट्री को बेच दिया करते थे, वो भी बड़े बड़े महंगे महंगे दामों पर बेच दिया करते थे। यहाँ तक कि इनफैक्ट इंडिया का सामान ले जाकर इंडिया को ही बेचा करते थे, वो भी बड़े बड़े महंगे दामों पर, क्योंकि इस समय इंडिया कर रहा था उसके गुलामी कर रहा था। अब आपका नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कहते हैं इट रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजम्पशन।
कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू प्रमोट फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। कहता है जब हमारे पास क्या हुआ था, जब वो हमारे पास आया करते थे हमारे पास सामान बिल्कुल भी नहीं होता था। जैसे कि इसमें कहता है इट रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजप्शन। आज के टाइम मतलब कि उस समय की बात करी जाए तो उस समय क्या होता है, सामान मशीनों के द्वारा बनाया जा रहा था। कोई लोग इंडिया से सामान खरीद नहीं रहा था क्योंकि इंडिया क्या करता था, सारा सामान हाथों से बनाता था, हाथों से बनाने में लगता था टाइम। तो कह सकते हैं हर कंट्री सामान किससे बना रही थी, अब मशीनों से बना रही थी। बट इंडिया के पास कोई भी मशीनें नहीं थी, इसलिए कह रहे हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब उस समय ब्रिटिश का शासन चल रहा था, इंडिया के पास बहुत ही मुश्किल था अपने पास इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना। क्योंकि जब तक ब्रिटिश रहेगा तब तक उसकी इंडस्ट्रीज़ मशीनों से काम करेगी, कोई भी लोग हमारे से सामान नहीं खरीदेगा। और यहाँ तक कि हमारे पास पैसे भी नहीं बचते थे क्योंकि वो हमारे से टैक्स के रूप में पैसे ले लिया करते थे। ओके, फिर आपसे कहता है ब्रिटिश रूलर डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर द प्रमोशन एज दे ऑलवेज वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स। कह रहे हैं जब तक हमारे पास ब्रिटिश इस कंट्री में रहेगा तब तक क्या होगा कि कोई भी इंसान, कोई भी कंट्री हमारे से सामान नहीं खरीदेगी क्योंकि दूसरी कंट्री में सामान थोड़ा जल्दी बन जाया करता है। हमारे से सामान, हमारे कंट्री में सामान जल्दी नहीं बनता था क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में मशीनें थी, हमारे कंट्री में मशीनें इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारे से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था ब्रिटेन को, और हमारे पास पैसे बचते नहीं थे। फिर लास्ट पॉइंट में आपसे कहता है ब्रिटिश रूलर डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर द प्रमोशन। यहाँ तक कि ब्रिटेन तो ऐसा था कि इंडिया के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा था, बस खाली अपने कंट्री के बारे में कर रहा था, बस खाली वो सोच रहा था, इंडिया के लिए तो कुछ भी वो नहीं कर रहा था। तो वो लिखा है ब्रिटिश रूलर डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर द प्रमोशन एज ऑलवेज वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन। बल्कि ब्रिटेन तो ये चाहता था कि पूरी की पूरी इंडिया ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड हो जाए, ब्रिटेन से मांगे खाना। अगर खाना मांगना है ना तो खाना खुद ना बनाए, किससे मांगे, ब्रिटेन से मांगे। अब एक तरीके से अपना गुलाम बनाना चाहता था पूरा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का यही एम था, क्या करना, पूरा पूरा इंडिया को अपना गुलाम बना लेना। फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स। और हमारे इंडिया के पास हैवी इक्विपमेंट्स, बड़े बड़े मशीन्स नहीं थी, और क्योंकि उनके पास थी, ब्रिटेन के पास, वो क्या करते थे, सामान को जल्दी बनाकर दूसरी कंट्री में जल्दी बेच दिया करते थे। और लोग हमारे से सामान अब नहीं खरीदते थे क्योंकि हम सारा सामान लेट बनाया करते थे। ठीक है, तो कह सकते हैं ब्रिटेन ये चाहता था कि इंडिया पूरी की पूरी किस पे डिपेंड हो जाए, ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड हो जाए। कुछ भी खाने के लिए मांगने किससे मांगे, ब्रिटेन से मांगे। ठीक है, इंडिया कह रहा हूँ, ब्रिटेन का एम ये था, उसका उद्देश्य ये था क्या करना, कि खाना खाने के लिए भी वो उनसे मांगे, ब्रिटेन से। थर्ड पॉइंट आपसे कहते हैं, फोर्थ पॉइंट, लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि टोटल इस साल कितना सामान बिका है हमारे कंट्री के अंदर। तो धीरे धीरे ये चीज़ भी कम होती जा रही थी क्योंकि लोग अब हमारे से सामान को खरीद नहीं रहे थे, तो हमारी इनकम भी नहीं बढ़ रही थी। पहले हमारे पास 1000 रुपये साल में आ जाया करते थे, मान लेते हैं 1000 करोड़ रुपए साल में आ जाया करते थे। बट अब खाली हमारे पास कितने आ रहे हैं, 900 करोड़ रुपए आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि हमारे पास 100 करोड़ रुपए कम आया, तो हमारी जीडीपी क्या होगी, थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई। कहता है द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए रिमेन वेरी स्मॉल। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत छोटे स्केल पे क्या करा गया, बहुत छोटे स्केल पे, कि हमारी कंपनी छोटी छोटी होती जा रही थी क्योंकि हमारी कंट्री से कोई भी लोग सामान अब नहीं खरीद रहे थे। और सारे के सारे लोग सामान किससे खरीदे, सारी कंट्री सामान किससे खरीदी थी, ब्रिटेन से खरीद रही थी, क्योंकि वो क्या करता था, सामान को जल्दी बना भी दिया करता था, जल्दी पहुंचा भी करता था, क्योंकि उसके पास लेबर थी। बट उनके पास लेबर नहीं थी इंडिया के पास, वो अपना काम खुद ही करा करते थे, वो ऊपर से हैंडीक्राफ्ट भी थे। बट ये लोग तो करते थे, मशीनों से कपड़े को बनाया करते थे। फिर आपसे कहते हैं लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ऐसे में जब आपका क्या बोलते हैं,
इंडस्ट्रियल सेक्टर की जब बात आती है, इसके अंदर क्या होता है कि द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर was also a significant reason for drawback of the industrial sector, railways, power generation, ports, and some other departments undertaking. तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, पब्लिक सेक्टर का रोल भी कम होते जा रहा था, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स थे तो उनके टाइम में कोई सरकार नहीं चल सकती थी, सरकार का शासन होना पॉसिबल नहीं था उस समय। खाली किसकी चलती थी? ब्रिटिशर्स की चलती थी। उस समय सरकार का होना पॉसिबल नहीं था। तो धीरे धीरे सरकार का रोल भी ख़त्म होता जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर किसका शासन बढ़ता जा रहा था? ब्रिटिशर्स का शासन बढ़ता जा रहा था। तो कह सकते हैं वहाँ पर सरकार का रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो कह सकते थे लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाज आल्सो सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ फॉर ड्रॉबैक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, रेलवेज, पावर जनरेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग। कुछ थोड़ा बहुत काम ही सरकार के अंडर होता था, अदरवाइज सारा का सारा काम राजा के अंडर करा जाता था। ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े फैसले कौन लेते थे? राजा ही लिया करता था। ठीक है, फिर आपसे कहता है अब नीचे फॉरेन ट्रेड क्या होता है। ओके, फॉरेन ट्रेड क्या होता है। अभी तक हमने ये समझा कि इंडस्ट्रीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है जब ब्रिटिशर्स आए थे। तो पहला फ़र्क ये पड़ा था कि हमारी धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बंद होती जा रही थी। दूसरा फ़र्क आपका ये पड़ा था कि हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का रीज़न क्या था कम होने का? पहला दो अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा आपका फिनिश गुड्स। ठीक है, फिर आपसे कहता है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडिकेटर। यहाँ पर क्या था? आपके पास कमी थी किस चीज़ की? कैपिटल इंडिकेटर, मतलब कि आपसे सॉरी इंडिकेटर कह रहा हूँ, इंडस्ट्रीज। कहते हैं यहाँ पर क्या था? कैपिटल इंडस्ट्रीज। हमारी कंट्री के पास ज़्यादा पैसा नहीं था जो सामान क्या कर सके, मशीनों से बना सके। हमारी इंडिया के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था। अब नेक्स्ट आपसे क्या कहता है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। कह सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर जीडीपी बहुत कम थी। ठीक है, जीडीपी कम किस लिए क्यों थी? क्योंकि लोग क्या करते हैं, हमारे सामान खरीदते नहीं, तो सारा का सारा सामान किससे खरीदा करते हैं? दूसरी कंट्री से खरीदा करते थे और उन्हीं को बेचा करते थे। हमारे से ना ही खरीदते थे ना ही ज़्यादा हमारे से बेचते थे। तो हमारे पास से क्या होते जा रहा था, थोड़ा थोड़ा हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, जीडीपी हमारी कम होती जा रही थी। फिर हम देखा लिमिटेड और पब्लिक सेक्टर। उस समय पब्लिक सेक्टर का रोल लिमिटेड था, वहाँ पर ज़्यादा सरकार बीच में बोल नहीं सकती थी, क्योंकि उस समय राज्य का शासन चल रहा था। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है आपका आता है फॉरेन ट्रेड क्या होता है। जब कोई भी डील या गुड्स परचेस या सेल करे जाते हैं, सोल्ड करे जाते हैं, जब यही गुड्स दूसरी कंट्री के अंदर सोल्ड करे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। और वही सामान अगर हम दूसरी कंट्री से मंगवा रहे हैं अपने कंट्री के अंदर, उसको बोलते हैं हम इम्पोर्ट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपने कोई सामान एक दूसरी कंट्री से बुक करा, वो हमारी कंट्री में आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इम्पोर्ट। आपने करेगा सामान को इम्पोर्ट करा है, दूसरी कंट्री से सामान को आपने मंगवा लिया। ठीक है, वो आपका कहलाता है इम्पोर्ट। और एक्सपोर्ट क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, सामान दूसरी कंट्री में बेचे थे, उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। कहता है एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। उस समय हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा चलता था? जब किसका शासन चल रहा था? ब्रिटिश का। जब हमारी कंट्री के ऊपर शासन चल रहा था, उस समय हमारा फॉरेन ट्रेड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था? चलिए देखते हैं। पहला आपका आ जाता है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हमारी कंट्री क्या बन चुकी थी? कच्चा सामान बेचती थी और बना बनाया सामान खरीदती थी। इंडिया क्या हो गई थी? कच्चा सामान बेचा करती थी और बना बनाया सामान खरीदा करती थी, क्योंकि हमारी कंट्री के पास ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं थी सामान को बनाने के लिए। तो वो क्या करती थी, जिस कंट्री के पास बड़ी बड़ी मशीन से हैं उनको क्या करती थी, कच्चा सामान बेच दिया करती थी, उनसे वे बना बनाया सामान खरीद लिया करती थी। और उस कंट्री का नाम क्या था? ब्रिटेन। क्योंकि वो तो क्या करती थी, हमारे से कच्चा सामान, हमारे से कॉटन ले जाया करती थी और कॉटन के क्लॉथ्स बनाकर हमारे को महंगे दामों पर बेचा करती थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहते हैं इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर। इंडिया क्या बन चुका था? एक एक्सपोर्टर बन चुका था। इंडिया क्या बन चुका था? एक एक्सपोर्टर बन चुका था। किस चीज़ का? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल मतलब कि सामान को, कच्चा माल को दूसरी कंट्री में भेजने का। ठीक है, और वो इम्पोर्टर किसका था? फिनिश गुड्स का। बना बनाया सामान क्या करता था? दूसरी कंट्री से खरीदा करता था। तो वही आपसे कहता है कि
प्राइम प्रोडक्ट सच एज रॉक, सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो एक्सेट्रा एंड इम्पोर्ट किसको करता था? बना बनाया सामान क्या करता था? वो इम्पोर्ट करा करता था दूसरी कंट्रीज से। ओके, तो जैसे हम ब्रिटेन की केस की बात करें तो इंडिया करता तो उनको सामान अपना सामान बेच दिया करता था सस्ते दामों पर, और फिर अगले दिन क्या करता था ब्रिटेन उस सामान को बनाकर हमारे को ही बेच दिया करता था महंगे दामों पर मशीनों में बनाकर। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, कह सकते हैं जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके पास मोनोपोली हो गई थी। पहले समझते हैं मोनोपोली का मतलब क्या होता है, जब सारी की सारी पावर एक जने के हाथ में होती है, वही क्या कर सकता है, इस सामान को बना सकता है। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पावर दे देते हैं कि भाई तुम्हारे पास यही पावर, आप यही काम कर सकते हो बस। जब पावर को बांट देना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसको हम बोलते हैं आपका मोनोपोली। ठीक है, कि भाई ये काम तुम भी कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं मोनोपोली। कहता है उस समय कंट्रोल किसका चलता जा रहा था सबसे ज़्यादा? तो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक कह सकते हैं प्लानिंग करी थी जिसके करेंगे हम अपने कंट्री के हमारे पास से हमारा कंट्रोल जाता जा रहा था। तो मोनोपोली मतलब कि अब ये हो गया था कि हम तो क्या करेंगे, उनको कच्चा सामान देंगे, वो बना बनाया सामान हमारे को बेचेंगे महंगे दामों पर। तो मोनोपोली उनके पास उनके हाथों में जाती जा रही थी। हमारी कंट्री की जो रिसोर्सेज थे अब उनके हाथों में जाते जा रहे थे। वो क्या कर रहे थे, हमारे रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे अपनी कंट्री में ले जाकर, एंड क्या कर रहे थे, उस सामान को दूसरी कंट्री में बेचा कर रहे थे। तो कहता है कि इंडिया एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, इंडिया दोनों काम करता था, एक्सपोर्टर भी था इम्पोर्टर भी था। ठीक है, तो ज़्यादातर कंट्री वैसे वो अच्छी होती है जो क्या करती है, सामान को इम्पोर्ट करती है। वैसे एक्सपोर्टर वाली कंपनी बड़ी अच्छी होती है, वो भी बहुत हाईली प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, मोर देन half of India's foreign trade was restricted to Britain while the rest was allowed with few other countries like China. फिर आता है ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ड्रेन मतलब होता है ख़त्म होते जाना। जैसे जैसे ब्रिटिश का राज हमारी कंट्री में बढ़ता जा रहा था, हमारे पास से हमारा जो पैसा जाता जा रहा था, धन हमारे पास से जाता जा रहा था, हमारी वेल्थ उनके हाथों में जाती जा रही थी। क्योंकि हम उनको सामान बेचते थे 10 रुपये का, वही सेम टू सेम सामान हमारे को अगले दिन बेचते थे सामान बनाकर 20 रुपये का। और क्या करें, हमारे को खरीदना ही पड़ता था क्योंकि कंट्री में ये सामान कहीं और नहीं बनता था, तो हमारे को इन्हीं से मजबूरन खरीदना पड़ता था महंगे दामों पर। ठीक है, तो आपका लिखा हुआ है अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर। इंडिया क्या बन चुका था, एक्सपोर्टर बन चुका था प्राइमरी प्रोडक्ट का, कच्चे माल का, एंड रॉ मटेरियल कह सकते हैं, एंड इम्पोर्टर बन चुका था किसका, फिनिश गुड्स का। कहता है टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। इसको सबको मैनेज कौन करता था, हमारी गवर्नमेंट क्या करती थी, सबको मैनेज अच्छे तरीके से करा करती थी। टू मीट एक्सपेंसेस और वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स। क्या कर रहे थे, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर, यहाँ तक कि हमारे इंडिया से बहुत पैसा जाता जा रहा था क्योंकि हमारे को उनसे जीतने के लिए हम क्या कर रहे थे, बहुत सारे वॉर का भी इस्तेमाल हमने यहाँ तक कि वॉर भी करी, जिससे हम सोच रहे थे कि हम जीत जाएं, और उसके अंदर भी ना जीत पाए उस समय, बल्कि हमारा और पैसा वेस्ट हो गया क्योंकि हमने बहुत सारा पैसा गोल मतलब कि बंदूक बंदूक खरीदने में हमने पैसा लगा दिया था। तो हमारा पैसा काफ़ी पैसा दो इस स्टेज में भी खराब हो गया था। तो कह सकते हैं जब ब्रिटिशर्स आए थे तो हमारे पास से हमारा जो पैसा था धीरे धीरे करके जाता जा रहा था। ओके, तो हमने इसमें ये पढ़ा फॉरेन ट्रेड के अंदर कि फॉरेन ट्रेड हमारी इंडिया कैसी थी ब्रिटिश के टाइम पर, हमारी इंडिया फॉरेन कंट्री के मामले में कैसी थी। पहली, हमारी इंडिया एक तो ना प्राइमरी बन चुकी थी। ठीक है, हमारी इंडिया प्राइमरी बन चुकी थी। इट मीन्स क्या करती थी, सामान उगा कर किसको बेचती थी, दूसरी कंट्री में ब्रिटिशर्स को बेचा करती थी। बट वही ब्रिटिश क्या करते हैं, सामान को पक्के सामान बनाकर हमारे को करते थे महंगे दामों पर बेचा करते थे। कहता है मोनोपोली कंट्रोल होता है ब्रिटिश रूल्स। मोनोपोली अगर किसी एक जने के हाथ में आ गई, इस सामान को फिर आगे बनाना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मोनोपोली से होने का होता क्या है कि आपके हाथ में पूरा है। अब आपके हाथ में कि मान लेते मैगी कंपनी पूरी आपके हाथ में है।
अब क्योंकि वो चीज़ डिसीजन आपका होगा कि मैगी का प्राइस बढ़ाना है या कम करना है या उतना ही रखना है, वो डिसीजन आपका होगा। ओके, तो आपसे कहता है, हमने देख लिया। फिर आपसे कहा इन्होंने ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, धीरे धीरे जैसे ब्रिटिश रूल आता चला गया हमारी कंट्री से, हमारे पास से पैसा ज़्यादा चला गया था। ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डेमोग्राफिक कंडीशन। कहता है डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ अ स्टैग्नेंट बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी। डेमोग्राफिक की हमारी इंडिया दिख कैसे रही थी जब हमारे पर ब्रिटिश का राज चल रहा था, तो हमारी इंडिया कैसी दिख रही थी। कहता है कि हमारी इंडिया का आगे बढ़ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, पीछे बढ़ती जा रही थी, मतलब कि वो गरीब होती जा रही थी। पहले जो अमीर थी वो नहीं, अब धीरे धीरे क्या होती थी, गरीब होती जा रही थी। कौन? इंडिया, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे पर राज करा था। इसके लिए फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस रखा गया। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, और सबसे पहला जो ऑफिशियल सेंसस रखा गया था 1881 के अंदर रखा गया था। इसमें देखा गया था कि हमारी कंट्री की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी है जब हमारे पर क्या कौन राज कर रहा था, ब्रिटिशर्स हमारे पर राज कर रहे थे, तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी दिख रही थी। ओके, अब कहता है 1921 क्या है। 1921 ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, द सेकेंड ईयर ऑफ ट्रांजिशन आफ्टर द 1921। कह रहा है जो हमारे पास एक 1921 जो एक ईयर आया था ना, वो एक ऐसा ईयर था जिसमें क्या होता जा रहा था, एक डेमोग्राफिक कंडीशन अच्छी होती जा रही थी। तो आपसे नीचे वैसे इसमें तो यही कहा गया है कि ईयर एक ग्रेट डिवाइड ईयर है जिसका नाम है जिसका ईयर है 1921, जिसमें आपका इंडिया उस समय पहली स्टेज पे था क्या करना, अपनी डेमोग्राफिक कंडीशंस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स बस जाने ही वाले थे। 1921 के अंदर 25 साल रह गए थे, 200 साल में से उनके खाली 25 साल अब रह गए थे। कहता है फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक कंडीशंस, द सेकंड स्टेज ऑफ द ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे करके 1921 में हमारा जो कह सकते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन थी ना, बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। ओके, अब आपसे कहता है हमने 1921 को हमने ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहा है। जस्ट हमने जो ऊपर समझा कि हम 1921 को हमने ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हमने ऐसा इसको क्यों कहा है। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। कहता है बिफोर 1921 से पहले इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वेरी हाई बर्थ एंड हाई डेथ rates. The death rate fluctuated from year to year. As a consequence, the size of population remain almost stationary. कहता है कि 1921 इसको हमने एक ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हमने इसलिए कहा था क्योंकि 1921 के अंदर इंडिया एक पहले स्टेज पे थी क्या करना, अपनी कंट्री को ग्रो करने के स्टेज पर आ चुकी थी। अब धीरे धीरे कर रही थी, अपनी कंट्री को ग्रो करती जा रही थी। फिर आपसे कहता है कि और उस समय क्या था, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है, एंड जो आपका बर्थ रेट था वो भी बहुत ज़्यादा हाई था और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था 1921 के टाइम पर हमारी, इसलिए डेमोग्राफिक कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बट 1921 के बाद से धीरे धीरे हालात सुधरते चले गए थे, हमारी इंडिया की इकनॉमी धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई थी। बट उस समय भी हमारे को कह सकते हैं राजाओं से आज़ादी नहीं मिली थी, बट ये था कि फिर भी हम थोड़ा थोड़ा करके सवाल को छुपा दिया करते थे। सेकंड पॉइंट आपसे फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि क्या बोलते हैं आपका हर साल जो था बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था, डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, और पहला साल ऐसा था कि हमारी डेमोग्राफिक कंडीशंस सही नहीं थी, बेकार होती जा रही थी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ डिक्लाइनिंग डेथ रेट, धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, डेथ रेट कम होता जा रहा था, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंडर द सेकेंड स्टेज ऑफ द ट्रांजिशन। पहला ट्रांजिशन स्टेज वो था जिसमें क्या था, डेथ रेट बढ़ने की चिंता लगी रहती थी विद द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइनिंग डेथ रेट। बट हम क्या करना चाहते थे, 1921 के बाद से कह सकते हैं क्या हो रहा था, धीरे धीरे करके डेथ रेट कम होता जा रहा था एंड जो हमारा बर्थ रेट था धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो 1921 के बाद हमारा डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया, धीरे धीरे करके कम होता जा रहा था, डेथ लोग कम हो रही थी, 1000 लोग अगर पैदा हो रहे हैं
पहले के टाइम में 50 लोग मरते थे, बट आज के टाइम में 1000 लोग पैदा में से खाली 10 लोग या 4 लोग ही क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन, वरना अदरवाइज तो 4 लोग भी नहीं होते हैं। ठीक है। The second stage of the transition began 1921. From the year 1921 onwards, the India's population never be declined and recorded a consistent rise. Due to this reason, 1921 called a great year of divide. कहता है सेकंड स्टेज में हम पहुंच चुके थे हम, जब हमारा 1921 स्टार्ट हुआ था। फ्रॉम द 1921 से लेकर इंडिया पॉपुलेशन कभी भी क्या नहीं कर सकती, डिक्लाइन, कभी भी गिर नहीं सकती है। रिकॉर्डेड कंसिस्टेंट, हमारी इंडिया की इकोनॉमी के अंदर मतलब कह सकते हैं लोगों को विश्वास है थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट थी। एंड ड्यू टू दिस रीजन 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, इंडिया क्या बन चुका था, एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था, किसका, मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था। ओके, तो इसलिए हमने इसको कहा था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप क्या करते हो, अपने चीज़ों, मतलब जो स्केड्यूल्ड होता है, मतलब कि आपका जो भी था आपने अगर जो चीज़ को बांट दिया है और आपका काम क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है। 1921 के बाद से डेथ रेट धीरे धीरे कम होता जा रहा था एंड धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, आपका चीज़ें कम होती जा रही थी। ओके, तो डेथ रेट बहुत कम होता जा रहा था आपका। आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा, और आप आज का होमवर्क किया जिसको आप अच्छे से पढ़ना है, समझना है। जो भी आपके डाउट्स हो आप मुझे उसके कमेंट कर देना, आपके डाउट जल्दी से जल्दी आपके कंसिडर करे जाएंगे। एंड आपका होमवर्क जो आज का है यही आपको अच्छे से सारा याद करना है, जो भी आपको जितना आज जो भी पढ़ाया, और आपका नहीं, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई 1921 ईयर इज कॉल्ड अ ग्रेट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों? क्योंकि उस समय डेथ रेट धीरे धीरे करके कम होता जा रहा था, हमारी इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसको कहा गया था कि हमारा क्या है, ग्रेट, अच्छा, बहुत अच्छा साल है 1921। उसके बाद हमारी इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ तक आपको सारे करना अच्छे से समझना है एंड अच्छे से आपको याद करना है। अगर आपने कोई चीज़ अगर याद फर्स्ट क्लास का आई होप सो आपने याद कर लिया होगा। एंड अगर आपका होमवर्क हो गया तो आप मुझे जल्दी से होमवर्क भेज दीजिए, आपके मैं चेक कर सकूँ और आपके जो मिस्टेक्स आपको मैं बता सकूँ। ओके, और अगर आपको फिर भी कोई अगर आपका डाउट रह जाता है इसके अंदर, आपको नहीं समझ आता, कोई बड़ा डाउट है, तो आप मेरे से अपनी क्लास भी कंडक्ट करवा सकते हैं 15 से लेकर 20 मिनट्स की। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, सबसे पहले फर्स्ट क्लास देखिए, उसके बाद जाके आप सेकेंड क्लास देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अभी तक अगर आपने अपने दोस्तों को अभी तक वीडियो शेयर नहीं करी तो जल्दी से जल्दी आप क्या करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए कि वो भी हमारे साथ क्या कर सके, ज्वाइन हो सके। ओके, थैंक्स।